नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। द कश्मीर फाइल्स इस समय बॉलीवुड का सबसे चर्चित विषय है। कश्मीर की असलियत दिखाने के लिए इस फिल्म को और फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को खूब तारीफ मिल रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद स्थिति यह है कि थिएटर्स दर्शकों के इमोशंस और तालियों से गूंज उठे हैं। कम बजट में बनी ये फिल्म न सिर्फ धुआंधार कमाई कर रही है बल्कि दर्शकों का दिल भी जीत रही है। बॉलीवुड के ज़्यादातर स्टार भी इस फिल्म की बहुत सराहना कर रहे हैं। वहीं एक तबका ऐसा भी है जो इस पर चुप्पी साधे हुए है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी द कश्मीर फाइल्स को लेकर बॉलीवुड की चुप्पी पर बात की थी। आमिर खान ने भी इस फिल्म को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि यह बहुत सफल फिल्म है, इसके लिए टीम को मेरी तरफ से बधाई। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री का दर्जा दे दिया है। इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री का दर्जा दिया था। विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म ने शुक्रवार को रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। वहीं ये फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए बर्बर अत्याचार को दिखाती है। फिल्म में दिखाया गया कि आखिर क्यों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़कर दर-बदर भटकना पड़ा था। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अमान इकबाल, दर्शन कुमार समेत कई दिग्गज कलाकारों का अभिनय देखने को मिल रहा है। साथ ही इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी शानदार रहा है। मुझे तो लगता है कि जो मैंने देखा है वो डर, वो हम निकल नहीं पा रहे थे उन दिनों, बाहर नहीं निकल, डर था, वहम था, वो सब चीज़ें उतनी तरह से नहीं, उस तरह से नहीं दिखाई जितना वो खौफ था। इससे भी ज़्यादा हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मुझे आज भी वो दिमाग में रहता है कि हम घर से बाहर ना वो सिमट से गए थे उन घर की चार दीवारी में। हमें क्यों छोड़ना पड़ा? हम बैठे थे आराम से, तो कहा था नेबर्स ने भी कि तुम मत निकलो घर से, आप सेफ हैं। लेकिन वन फाइन मॉर्निंग हमारा नेबर ही हमें बोलने आया कि आप निकल जाओ, और हम उस तरह से निकले हैं उस टाइम कि कहा कि पापा को निकाल दो यहाँ से। अच्छा, इसको मारेंगे। अच्छा, हाँ, ये उन्होंने कहा कि तो इमरजेंसी में हमें रातों रात हम निकले हैं। फिर कहीं हम मंदिर में बैठे। अच्छा। रात भर हम मंदिर में बैठे, और जब सुबह आ गई तो फिर हम निकले हैं टीआरसी से। वहाँ तो किसी ने बस का अरेंजमेंट किया कि कुछ ऐसा ही था, और हम इतने सहमे हुए थे तब उस दिन कि इसको निकालो, पापा के लिए ना, इसको मारने के लिए आ रहे हैं। हमने कोई सामान नहीं उठाया, हमने कोई पहनने के कपड़े नहीं उठाए। एक दो जो ड्रेस थे हमने पहने हुए वही पहन के हम निकले हैं। मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ और यूपी एटीएस का और एसटीएफ और डीजीपी रहा, 4.5 साल एटीएस चीफ रहा। आतंकवादी संगठन है, जितनी घटनाएं देश में हुई जिसमें कश्मीर भी लिंक था, एटीएस चीफ जो होता है, हम तो हर स्टेट में लिंक होते हैं। और जो कश्मीर में अत्याचार हुए, अब ये कहते हैं साहब बीपी सिंह की गवर्नमेंट, बीपी सिंह की गवर्नमेंट तो कितने दिन रही, साल भर भी नहीं रही वो, लेकिन पृष्ठभूमि जो बनी वो करके उसी समय से शुरू हुई। और उसके बाद 5 लाख कश्मीरी अपने घरों से भगा दिए गए, रेप हुए। एक कैरेक्टर उसमें बिट्टा कराटे, उसका ओरिजिनल वीडियो देखा है। वो आदमी अकेले, जो खुद स्वीकार करा, 20 अकेले मारे। क्यों मार दिए? पंडित था, कश्मीरी पंडित था। उससे पूछा क्यों मार दिए? जो मेरा हैंडलर कहेगा उसको हम करेंगे। बोले माँ को कहे मार दो, अपनी माँ को मार दो, कर मार देंगे। तो जो कश्मीर में अत्याचार हुई, धार्मिक स्थलों से ऐलान किया जाता था कि छोड़कर भाग जाओ, अपनी औरतें छोड़ जाओ, अखबारों में प्रकाशित होता था। कांग्रेस सरकार थी, क्या किया? एक यहाँ दुर्भाग्यवश अखलाक का हुआ था लिंचिंग केस, रिवार्ड वापसी हो गई, हल्ला मचाया गया सब जगह, और 5 लाख कश्मीरी बेघर हो गए, शरणार्थी हो गए, सैकड़ों मारे गए कश्मीर में ऐलान करके, और उस पर आज भी नहीं बोलते।
हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करने का अकेला अटेम्प्ट नहीं है, वो मुसलमान वोट को खुश करने का भी अटेम्प्ट है, वो अपीसमेंट है। वो सोचते हैं कि इस प्रकार के ट्वीट कर कर, हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर कर हम मुसलमान वोट को खुश कर लेंगे, उनकी तरक्की के लिए कुछ नहीं करेंगे, उनको कैसे सुविधाएं मिले इसकी बात नहीं करेंगे, परंतु इस प्रकार के ट्वीट करेंगे कि नहीं कि कश्मीर में पंडित कम मरे थे, मुसलमान ज़्यादा मरे थे। और हालांकि सच सबको पता है कि किस प्रकार से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, रातों रात निकाला गया। और उसका सारा का सारा अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला है, सबको जानकारी है। परंतु एक नैरेटिव नया बिल्ड करने के लिए वोट बैंक की राजनीति कारण से अपना नया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। दरअसल द कश्मीर फाइल्स 32 साल से जो जख्म कहीं कश्मीरी पंडितों का कोई कह नहीं पाया, उसको कहने का प्रयास है और पूरे देश में चर्चाएं सरगर्म हैं कि आखिर रियल लाइफ की ये स्टोरी जो रील में आई है, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं और मुद्दे हैं जिनको समय समय पर रंगमंच सिनेमा अपने पर्दे पर जब जब जगह देता है, निश्चित रूप से एक चर्चा पूरे देश में शुरू होती है। और शायद इस बार यही चर्चा द कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार देश के युवाओं से लेकर तमाम उन वर्गों में जहां कि आखिर कैसे एक नए दौर की शुरुआत हो और आखिर क्या वो चीज़ें हैं जिनको याद रखना होगा, जिन्हें भुलाना होगा और जिन्हें अच्छा करना होगा। एक बेहतर इलाज की ज़रूरत इस व्यवस्था को और उसी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए समय समय पर विचार इस तरह जब लोगों के सामने आता है तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाता है। और उन्हीं सब के बीच में से ये निकलता है कि आखिर क्यों एक बहुत बेहतरीन, समृद्ध, शक्तिशाली और वृहद व्यापक लोकतंत्र के पूरे परिधान पर ये इस तरह के पैबंद कहीं ना कहीं विवश करते हैं, सोचने पर विवश करते हैं, ये मंथन करने पर कि आखिर सरकारें सर्वधर्म संभाव, सरकारें सौहार्द, सरकारें भाईचारे और सरकारें उन्नति के लिए गढ़ी जाती हैं और सत्ता के कालीन को सुरखरू करने के लिए जनता उसमें अपनी पाई टैक्स के रूप में खर्च कर देती है और उसी सत्ता के कालीन पर फिर लोकतंत्र वैभवशाली होता है और राजनीतिज्ञ कद्दावर बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और उनके दुराग्रह प्रभावित करते हैं उन मौजूदा समस्याओं को, उन मौजूदा उत्थान के मार्गों को जहां पर देश को चलकर आगे बढ़ना होता है। और द कश्मीर फाइल्स इन्हीं सब विचारों के बीच एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके बारे में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर हमको बोलना होगा ये नफ़रत, ये गुस्सा, ये आंसू, ये क्रोध, ये क्यों है और इनके पीछे की वजह क्या है और आगे ये सब न हो इसके लिए आखिर क्या किया जा सकता है। और बांटना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है और जोड़ने की कोशिशें कमतर होती हैं राजनीति के गलियारों से।
और आज इसी गंभीर फिल्म पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक, रत्नेश मिश्रा कांग्रेस से, और प्रदीप भटनागर बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आएंगे। ये जो राजनीतिक दुराग्रह शक्तिशाली लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं और उन्हीं के बीच में से ऐसी विभीषिकाएं निकल के आती हैं जो जब भी सरेआम होती हैं कहीं ना कहीं चिंतन के लिए मजबूर कर देती हैं कि क्यों शक्तिशाली लोकतंत्र इतना मजबूर हो जाता है कि इस तरह के दुराग्रह सरकारों को करने पड़ते हैं और इस तरह की विभीषिकाएं निकल कर सामने आती हैं। त्रिशूल जी, आज आपने जो विषय रखा है तो मैं बता दूं कि मैं सोच रहा था 4 दिन से कि अभी जो एक पिक्चर शुरू आई है कश्मीर के ऊपर, कि मीडिया ने अभी इस पे जिरह क्यों नहीं करी। ये बड़ा एक विषय है और मुद्दा जनता ने अपने मोबाइल के माध्यम से आज हाईटेक जो हो चुका है यूट्यूब के माध्यम से आज जो जागरूकता लाए और जो कश्मीर फाइल दिखाई गई पिक्चर मूवी और उस चीज़ों को दर्शाया गया है, आज उस पर प्री पाउडर लगाने के लिए हर कोई तैयार है, एलिगेशन लगाने को तैयार है, पार्लियामेंट में बहस करने को तैयार है, आज हम बैठ के साथ करने को तैयार है। मगर हमने चिंतन मनन क्यों नहीं किया? अगर इतिहासों पे पिक्चर बन रही है तो उस पर देखना चाहिए। और इतिहास छुपाया और दिखाने के लिए ही पिक्चर बनी है और मीडिया बना है जी। और हमने देखा कि पिक्चरें जो बनी इतिहास के ऊपर उन पे देखी, महात्मा गांधी जी पे भी पिक्चर बनी है, जवाहरलाल नेहरू जी पे पिक्चर बनी है, ऐसे ही पद्मावत पिक्चर बनी है इतिहास को दिखाने के लिए। आज की पीढ़ी को इतिहास देश का पता होना चाहिए। ये 30 वर्ष पुरानी घटना जिसके ऊपर फिल्म बनी है वही पता होनी चाहिए। छुपाने की बहुत कोशिश करी। आज दर्द जो एक मटकी भर गई थी आज जो छलक रहा है इस सिनेमा के माध्यम से, उस छलक को देखना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे थे और किस तरफ है और किस तरफ रुकना था हमारे को। हमें ने क्या दिया और हमें क्या मिला, कौन गुनहगार और कौन बेगुनाह था। जो बेगुनाह थे उन्हें गोली मिली और जो गुनहगार थे उन्हें मनमोहन सिंह जी के साथ चाय मिली। ये एक चेहरा है, चाल चरित्र का चेहरा है। ठीक है। तो समाज ने देखा, इस देश के समाज ने देखा और बहुत कलंकित करती है सब चीजें। ठीक है, मैं आऊंगा प्रदीप जी आपके पास। मीडिया झूठ कहती है, सच कहती है, एक मीडिया की पृष्ठभूमि बनती है कि मीडिया कश्मीर फाइल को क्या सच्ची कहानी बताती है या झूठी कहानी बताती है। नहीं उस पिक्चर में ये भी बोला गया है, वो कोई और मीडिया होगा प्रदीप जी। 20 से 22 पत्रकार भी मारे गए थे। प्रदीप जी देखिए, कोई और मीडिया होगा। हम तो जो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि स्वस्थ चर्चा करें और अब सब लोगों के साझा विचार लोगों तक, दर्शकों तक पहुँचे और वही निर्णय करें कि आखिर करना क्या है। निर्णायक भूमिका में हम नहीं रहते हैं, हम तो सिर्फ उसको प्रस्तुत करने की भूमिका में है। कई लोग हैं निर्णायक भूमिका में। रत्नेश जी क्या समझ रहे हैं कि क्या ये राजनीति का दुराग्रह है या क्या राजनीति का ये आग्रह है या क्या ऐसी जो रियल लाइफ की घटनाएं हैं, रियल लाइफ में आती हैं, समय समय पर फिल्में बनती है, देश में चर्चाएं होती हैं, समझ क्या रहे हैं? कश्मीर फाइल से क्या समझ रहे हैं? देखिए, इतिहास को भारत का युवा जानता है कि किस तरह समझना और किस तरह नहीं समझना है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता और नेता बैठकर ये नहीं बताएं कि युवाओं को इतिहास किस प्रकार समझना चाहिए। ठीक, देखिए, द कश्मीर फाइल्स में बहुत सारे ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो अगर आप तनिक भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उसके बारे में सोचेंगे तो आपको स्वयं में लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता था। जैसे एक सीन है जो रवि खन्ना की हत्या का जो सीन दिखाया गया, उसमें देखिए कर्फ्यू लगा हुआ था। उसके बाद विद्यालय जाते हुए कुछ छात्र आते हैं, उनको गुलाब देते हैं और वो छात्रों को टॉफी देते हैं। आप ये बताइए कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर कर्फ्यू लगा हो तो विद्यालय खुले होंगे?
पहला पॉइंट, अगर कोई भी जरा सा भी बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो समझ जाएगा कि ये गलत तथ्य है। दूसरा, रवि खन्ना जी की पत्नी इसी बात को लेकर कोर्ट गई है कि उनके पति के बारे में बहुत सारे गलत तथ्य दिखाए गए और उन तथ्यों का उन्होंने स्वयं में खंडन किया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर किसी व्यक्ति जिसके चरित्र के बारे में वहां पर दिखाया जा रहा है और उसके परिवार का एक सदस्य उन बातों का खंडन करता है तो उसकी वैधानिकता पर संदेह जरूर उत्पन्न होगा। ये संदेह किसी राजनीतिक पार्टी के नेता ने उत्पन्न नहीं किया। उस फिल्म में दिखाए गए एक आर्टिस्ट की पत्नी ने किया है। एक जो उसका वो दिखाया गया, क्या कहते हैं, अभिनेता दिखाया गया, उसकी पत्नी ने किया है। दूसरी बात मैं इनसे पूछूंगा कि जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था उस समय की सरकार किसका था? बिल्कुल, मैं रत्नेश जी आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, चलेंगे मेहमानों के पास। प्रदीप भटनागर जी, ये जो राजनीतिक उहापोह लगी रहती है और फिल्म के बारे में अपने अपने तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जा रही है, तमाम जो चर्चाएं हैं, क्या लगता है कि कोई राजनीतिक विचार को कहीं इंगित किया गया है, या ये सिनेमाई क्रांति का नवाचार है, या कुछ और है इसके तर? प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बताएं। हेलो। अरे भाई, पहले मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने देते। चलिए रत्नेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 बिल्कुल, आप रखिए, आप अपनी बात रखिए। दूसरी बात, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के साथ यह अन्याय हो रहा था, उस समय की जो केंद्र की सरकार थी उसको भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों का समर्थन प्राप्त था। अगर ये कश्मीरी पंडितों के इतने हितैषी थे तो उन्होंने तत्कालीन सरकार से अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? वहां पर राज्यपाल का शासन लगा हुआ था, राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, इन्होंने वहां पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? तीसरी बात मैं जो कहूंगा वो बड़ी चिंतनीय बात है। एक देश का प्रधानमंत्री वो इतना क्या करे, उसको और कोई प्रशासनिक कार्य नहीं बचा क्या? तो आप कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, वो इस देश के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है। प्रधानमंत्री जी किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचारक नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रधानमंत्री हैं उतने ही कांग्रेस और अन्य दलों को लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं। वो जो ग्लोबल लेवल पर जाते हैं तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दूसरी बात, जिस मूवी में तथ्यों को मैनिपुलेट करके दिखाया गया हो उस पर प्रश्न तो उठेगा ही उठेगा। देखिए रत्नेश जी, जो आपकी भाषा है ना, यही आपको कटघरे में खड़ा करता रही है हमेशा, और इसी भाषा को लेके और इसी चिंतन को लेके आपको एक बार विचार स्पष्ट करना होगा कि कम से कम विचार ऐसा हो। चलिए मैं आऊँगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है। दिलीप यशवर्धन जी, ये देखिए जो वर्तमान दौर है ये प्रचार तंत्र का भी दौर है, और इसमें हर एक चीज़ को उलट पलट के देखना पड़ता है, कैसी है कैसी नहीं है। सिनेमाई क्रांति का नवाचार भी हो सकता है, राजनीतिक कोई भूमिका को सशक्त करने का भी कोई एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। लेकिन चर्चा चल पड़ी है, अब जैसा रत्नेश मिश्रा कह रहे हैं कि ये फिल्म ऐसी है वैसी है और तमाम तरह की बातें, तो ये क्या JK का समर्थन थोड़ी करना है? क्या जो चीज़ घट गई है उसको मिटाना है, या उसके ऊपर नई चीज़ लिखनी है, या उसी पर कायम रहना है? रसूल जी, मैंने रत्नेश की बातें नहीं सुनी,
डिस्कशन हमारा आज का फिल्म कश्मीर फाइट के ऊपर चल रहा है। जिस उद्देश्य से ये पिक्चर बनाई गई है, जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि इतिहास लोगों को बताना चाहिए, इतिहास लोगों को जानना चाहिए, मेरा यहाँ पर ये सवाल है, वो चले गया, वरना मैं उनसे डायरेक्ट पूछता, ये जो इतिहास फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है, इतिहास को दिखा करके क्या आप बताना चाह रहे हैं, और इस इतिहास को दिखा करके देश में क्या बदलाव आए? वहां पर अगर कोई इलीगल घटना हुई थी कश्मीरियों पंडितों के साथ जो हुआ था, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसकी सच्चाई और अच्छाई और बुराई पर नहीं जा रहा हूँ, उसके बारे में मैंने देखा नहीं, मैंने जो पढ़ा है, जो सबसे पढ़ा है वो मैंने भी पढ़ा है, और उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि वो जो घटना घटित हुई थी वो एक इलीगल एक्टिविटी, उस इलीगल एक्टिविटी को इस देश की जनता को दिखाकर भी क्या सुधारा जा सकता है? उस इलीगल एक्टिविटी पर या उस टेररिज्म पर कानून से कर्व लगाया जाए, उसको कानून से रोका जा सकता है, कानून का राज स्थापित करके रोका जा सकता है, ना कि जनता को जागरूक करके रोका जा सकता है, या जनता के मन में देश भर के रोका जा सकता है। 30 साल पहले जो दर्द लोगों के दिल में दब गया था, अब उस दर्द को उबार के क्या मिलेगा? क्या वो जनता वहां जाकर के रिवोल्ट करेगी, या क्या ये सरकार या क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी सरकार से उस आदमी को वहां रिवोल्ट करने का कानूनी अधिकार दिलवाएंगे? नहीं दिलवाएंगे और न करने देंगे। अगर ये अब जाकर के वहां बदला लेना चाहेंगे उन मिलिटेंट्स को मार करके, तो वो गैर कानूनी हो जाएगा, तब कानून आड़े आ जाएगा। इतिहास को जानना चाहिए, मैं मानता हूँ। इसी तरह की बिल्कुल, मैं दिलीप जी आपसे जवाब लूंगा, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, कहीं ना कहीं समझना होगा कि दरअसल क्या राजनीतिक विचार है, सिनेमाई क्रांति का नवाचार है, इन सब चीज़ों को समझना होगा। आप ठीक कह रहे हैं, अपना जवाब रखिए आप। जी, मैं ये कह रहा था कि इतिहास जानना ज़रूरी होता है, इतिहास लोगों की नज़र में आए ये ज़रूरी होता है, लेकिन उस इतिहास को जनाने से बहुत फ़ायदा इसलिए नहीं है कि इस इतिहास से लोगों की भावनाएं भड़का करके कुछ बदलने वाला नहीं है। ये जो स्थिति उत्पन्न हुई थी कश्मीर में, इस स्थिति पर अगर कानून का जो डंडा है वो सरकार चला सकती है, सरकार उसके लिए अधिकृत है। तो सरकार को वहां जो कश्मीरी पंडित चले गए थे, उनके साथ जो नरसंहार हुआ था, उसका कानूनी रूप से बदला लेना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और वहां पर उनको दोबारा से स्थापित करना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। और इस चीज को पब्लिक में उजागर करके या पब्लिक के सेंटीमेंट से खेल करके मुझे सिवाय राजनीतिक लाभ के ना तो कोई सामाजिक लाभ नजर आता है, ना कोई मानवीय लाभ नजर आता है, और न किसी तरह का कोई लाभ नजर आता है, और कानूनी लाभ तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से मैं एक जिक्र करता, एक फिल्म बनी थी ताशकंद फाइल्स। ताशकंद फाइल्स भी लोगों को ये बताने के लिए बनाई गई थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का मर्डर हुआ था। देश के प्रधानमंत्री का कोई मर्डर हुआ था, उसको लेकर के तो सरकार ने कुछ नहीं किया या जनता ने कुछ नहीं किया, जनता के बीच में उस फिल्म को इतना नहीं प्रमोट किया गया। ये हिस्ट्री और भी बहुत सारी रही है इस देश में। मद्रास कैफे भी बनाई को जानकारी के मद्देनजर बताना और हिस्ट्री को एक भावनाओं को भड़काने की नजर से बताना, दोनों में फर्क है। मैं फिल्म पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कहानी पर या कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज उन संवेदनाओं को कुरेद करके, लोगों की भावना से खेल करके कुछ बदला नहीं जा सकता है। अगर कुछ बदला जा सकता है तो वो कानून से बदला जा सकता है, और वो कानून का राज सिर्फ और सिर्फ सरकार स्थापित कर सकती है, जनता स्थापित नहीं कर सकती। अगर सरकार मानती है कि ये गलत था, गलत हुआ था, तो सरकार उसको सही करे, जनता को दिखाए, मत सही करने के बाद वो जनता को दिखा दे कि ये जो गलतियां होती उसको सरकार ने वहां पर सही कर दिया, तब तो कुछ बात भी है। अगर कुछ बदलता नहीं है तो फिर ये सिवाय राजनीति की और कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिलीप यशवर्धन अपना विचार रख रहे थे, किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं थी, वो विचार रख रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि कौन सी बात इसमें ठीक लगती है आपको? मैं थोड़ा सा ये मैं बताना चाहूंगा, मैंने भी सुन रहा था, मैं पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है। ये आपने बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है आपने इस समय, बिल्कुल एकदम जी।
सबसे पहले जो इल्जाम जो ये राजनीतिक पार्टी को दे रहे हैं हुए, तो थोड़ा मैं इसको कहना चाहूंगा कि एक तो ये किसी पार्टी ने नहीं, एक किसी डायरेक्टर ने बनाई है कश्मीर को लेके, कश्मीर को डर लेके। और ये आज से पिक्चर नहीं है, लंबे टाइम से किसी न किसी इतिहास पे, चित्रगुप्त मौर्य पे भी बहुत पिक्चर बनी हुई है। ये चीजें हमें आपको समझनी पड़ेगी और इतिहास दिखाया है। और इतना तो अगर दिखाया है कश्मीर में, अगर मूवी बना के दिखाया है पिक्चर में, और मसाला डालने की भी अगर कोशिश करें ठीक करने के लिए, जनता बैठी है और जनता ठीक करके देगी उसको। अगर आप इसको राजनीति में लेते हैं तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं रहेगा। तो मैं इसमें राजनीति करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी बहुत छोटा था, 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष में दिखाया गया है इस चीज को। मैं भी आपको बता दूं थोड़ा सा कि अगर कोई चीज दिखाई गई है समाज के लिए, तो समाज को समझना पड़ेगा। अब देखिए ना, हमने तो देखा कि जो भी पिक्चर आई, विवाद सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, क्या बदलाव लाई हो। दिलीप यशवर्धन कुछ पूछ रहे हैं आपसे, प्रदीप भटनागर जी। मैं प्रदीप से ये पूछ रहा हूँ कि समाज इन बातों को समझ के क्या कर सकता है? समाज क्या वो कानून हाथ में ले सकता है? क्या वो आज आगे जांच कर सकता है? आप सरकार उसकी इजाजत देगी क्या? सरकार क्या, अगर एक मूवी आ रही है, अगर वो आधे कपड़ों की आती तो क्या समाज उसको नहीं देखता? समाज उसको भी देखता है, समाज तो इसको पिक्चर को भी देख रहा है अगर कोई चीज दिखाई जा रही है। और झूठ और सच तो ये जनता समाज का काम है ना, ये कहाँ तक उसको झूठ और सच को लेके जाती है। मगर उसके ऊपर अंदरूनी तरीके से राजनीति करना, उसको प्रसारित ना होने देना, पिक्चर हॉलों पे दबाव बनाना कि नहीं आप पिक्चर नहीं दिखाएंगे, आप सीटों पर नहीं बैठेंगे, वो चीज को दर्शाता है। और इसमें चिंतन मनन भी होना चाहिए अगर कुछ समाज को दिखाई जा रही है। हाँ, अगर कुछ बीजेपी राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया फिल्म को, खुद देखिए। हाँ बिल्कुल देखिए, क्या दिक्कत है? अगर एक समाज के लिए पिक्चर बनी है, कुछ बताना चाहते जम्मू कश्मीर के वास्ते, जिस इतिहास से दूर है, तो होना भी चाहिए। और पिक्चर हॉलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। 3 साल बाद पिक्चर हुए कोरोना काल के बाद, उनकी रौनक वापसी आनी चाहिए। बहुत सारी पिक्चरें बनी है, उसको तो नहीं प्रमोट किया, उसको किसी ने टैक्स फ्री नहीं किया। राजनीति की जो गंदगी है उसको उजागर करते हुए बहुत सारी फिल्में बनी है इस देश में। मैं आपको थोड़ा बता, उसको क्यों नहीं आपने टैक्स फ्री कराया? टैक्स फ्री तो बहुत पिक्चरें करी है, आप एक को ना लीजिए ना, टैक्स फ्री तो पूरे देश में कर दीजिए ना। मेरा प्रश्न है प्रदीप जी, रत्नेश मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता प्रश्न कर रहे हैं आपसे। प्रदीप जी से एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने एक या दो है, इन्होंने अभी कहा कि ये जो मूवी है ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है तो उनको इस पिक्चर का अपने भाषण में जिक्र नहीं करना चाहिए। और अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो उसका पॉलिटिकल गेन पाना चाहते हैं। तो तारीफ राहुल जी बोल दीजिए, राहुल जी कर देंगे। राजीव गांधी अगर फारूक अब्दुल्ला, मैंने तो ये कहा नहीं ना कि कांग्रेस, मैंने तो ये कहा नहीं ना कि कांग्रेस ने बनाई है या कांग्रेस ने नहीं बनाई है। अगर फारूक अब्दुल्ला की राजनीति सुनिए, अगर दूसरा प्रश्न सुन लीजिए, तो फिर आप सुधरा राजीव को भी टैक्स फ्री कर दीजिए ना। सुधरा राजीव को क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार टैक्स फ्री कर रही है? क्यों नहीं झारखंड की सरकार कर रही है? क्यों नहीं गुजरात की सरकार कर रही है? क्यों नहीं मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है? क्यों नहीं उत्तराखंड की सरकार कर रही है? क्यों नहीं मणिपुर की सरकार कर रही है? करिए ना सुधरा राजीव को भी आप टैक्स फ्री। तो डिमांड कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई हमने, अरे डिमांड कीजिए भाई, डिमांड कीजिए। अरे राजस्थान में भी टैक्स फ्री नहीं है, राजस्थान में भी टैक्स फ्री नहीं है, मैं पंजाब में थी, बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री। कैसी बात कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ रत्नेश जी, प्रदीप जी मैं आ रहा हूँ, रत्नेश जी, प्रदीप जी मैं आ रहा हूँ, दिलीप यशवर्धन जी आ रहा हूँ, रत्नेश जी आज जो है रत्नेश मिश्रा जी सुन लीजिए, पहले प्रदीप जी का जवाब सुन लीजिए। प्रदीप जी जवाब रखिए अपना। देखिए, अगर एक मुख्यमंत्री का चाल चरित्र दिखाया गया, राजीव गांधी जी के साथ क्या था और क्या पृष्ठभूमि कांग्रेस ने और फारूक अब्दुल्ला ने वहां निभाई, वो चीजें की। और जो बात कर रहे हैं गवर्नर भी पहले कांग्रेस के थे वहाँ पे,
जो राजीव गांधी के काल में भी रहे और इंदिरा जी के भी पद पे रहे, वो ये भी ना भूलिए आप। अगर आप इतने शुभ चिंतक थे तो फारूक अब्दुल्ला क्यों, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने फिर भी बोले आप। हाँ, मैं जवाब दूंगा आपकी हर बात का, सुन तो लीजिए आप मुझे। अरे भाई कैसे जवाब देंगे आप? घुमा सुन लीजिए रत्नेश मिश्रा, सुन लीजिए। कि वाजपेयी जी और अटल बिहारी आडवाणी जी का समर्थन उस सरकार को था या नहीं? समर्थन, हाँ चल ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ, चीज का जवाब दे नहीं रहा हूँ। बताइए। अरे हाँ या ना में जवाब। हाँ बता रहा हूँ, मैं तो मना नहीं करा, मैंने तो आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। अरे सुन लीजिए भाई रत्नेश जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा क्या पूछ क्या रहे हैं, जवाब क्या मिल रहा है। सुन लीजिए। बड़ी कमी है, कांग्रेस के जितने नेता प्रवक्ता बैठते हैं। अरे बहुत कमी है कांग्रेस में, आप तो जवाब बताइए प्रदीप जी। आप जवाब दीजिए, कमी मत दिलाइए। अरे सर मैंने क्या दे, तो दुनिया में बहुत लोग ये कमी खुद ही नहीं, सुनिए प्रदीप जी, ये कमी खुद ही नहीं निकाल पा रहे हैं, आप क्या निकालेंगे, आप जवाब दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ, देखिए बिल्कुल इन्होंने कहा समर्थन दे रखा था। कौन बैठे थे? गृह मंत्री खुद दूसरी पार्टी के बैठे थे, ठीक है जी, अब्दुल्ला साहब। और कौन थे? महबूब साहब। और कौन थे मुख्यमंत्री? वीपी सिंह जी थे, प्रधानमंत्री सॉरी है। समर्थन भी सबका समर्थन था, एक नहीं बहुत सारे दलों का समर्थन था उसमें, एक बीजेपी का नहीं था। क्यों? क्योंकि वापिस दोबारा चुनाव के मूड में देश नहीं चला जाए, क्योंकि घाटा नुकसान सभी देखा जाता है, इतना विकासशील देश नहीं था। आप इन चीजों को देखिए कि फारूक अब्दुल्ला जो राजीव गांधी के शहर पे चलते थे, और फारूक अब्दुल्ला ने एक भी केंद्र तक बातें नहीं आंदी और वहीं दबा के रखी। ये चीजें समझ में, अगर आज चीजें सामने आ रही तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये तो जवाब दे दूं रत्नेश जी, आप देखिए सवाल भी आप पूछेंगे प्रदीप भटनागर से, फिर जवाब भी देंगे, थोड़ा हमें भी कुछ कर लेने दीजिए। त्रिशूल जी आप ये बताइए, इन्होंने क्या दुख जताया आज तक? क्या ये सच पिक्चर, अगर पिक्चर नहीं अब सर देखिए, अब सर सुनिए एक बात प्रदीप जी, आप इनसे 5-5 लाख वर्ष पुराने, 5-5 हजार साल पुराने सवाल पूछेंगे तो पहले इनको ये देखना पड़ेगा उसमें दुख कितना था और कितना क्या था, सब ये भी तो मूल्यांकन करने दीजिए इनको। मैं आऊँगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, ये जो मतदाता है, ये नागरिक है, दर्शक है, समर्थक है, कार्यकर्ता है, इसके मिश्रण से दरअसल हो क्या रहा है तैयार? ये सब उसमें डाला जा रहा है कि ये विचार के रूप में, ये बुद्धि के रूप में, तो क्या तैयार होकर निकल के बाहर आएगा? जो आप कह रहे थे कि राजनीतिक अगर इसमें मंतव्य नहीं है तो फिर क्या है इतना इसका एकदम बीजेपी पूरी तरह से समर्थन पे उतर आई है, कहीं ना कहीं कोई बात तो है इसके भीतर। नहीं, ये बीजेपी के समर्थन का कारण इसलिए है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और कश्मीरी पंडितों के साथ वहां पर नरसंहार हुआ था, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। सरकार किसकी थी किसकी नहीं थी, मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ ये अनर्थ हुआ था, नरसंहार वहां पर हुआ था। बहुत सारे लोगों को घर छोड़ना पड़ा था, अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी थी, रातों रात उनकी दुनिया बदल गई थी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, ये सत्य है। और जो सरकारें थी उस समय, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे वो वहां के कश्मीर की सरकार थी, उनकी जिम्मेदारी थी इस चीज को रोकना, लेकिन वो नहीं रोक पाए। नहीं रोक पाने में असमर्थ थे इसलिए नहीं रोक पाया, नहीं रोक पाने में उनका समर्थन था इसलिए नहीं रोक पाए। ये सरकार की एजेंसियां बता सकती हैं इन्वेस्टिगेशन करके, मैं नहीं बता सकता इसकी मंशा। लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ और वो गैर कानूनी हुआ, और इस देश में अगर किसी भी गैर कानूनी चीज को रोका जा सकता है तो कानून से रोका जा सकता है। आर्टिकल 370 कश्मीर में लागू था, स्पेशल स्टेट का दर्जा उसको इंडिपेंडेंस मिला हुआ था, वो कैसे हटा? लोगों ने तो बहुत बार एजिटेशन किया, वहां पर समर्थन में भी किया, विरोध में भी किया, हटा कैसे? वो कानूनी प्रक्रिया से हटा ना। संसद ने सरकार की अपनी पावर का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया और आर्टिकल 370 हट गया, और अब भारत कश्मीर पूरी तरीके से भारत का हिस्सा हो गया, स्पेशल स्टेट नहीं है वहां पर। ये जो नरसंहार हुआ था और जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी वहां छीन ली गई थी, उनको वहां से विस्थापित कर दिया गया था, या उनको विस्थापित होना पड़ा था डर के मारे, चाहे जिस कारण से, अगर वो चीज उनको वापस दिलाई जा सकती है तो कैसे दिलाई जा सकती है? क्या ये जन जागरूकता का मामला है या ये कानून का मामला है? ये कानून का मामला है और कानून का एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ सरकार करेगी। तो आज की सरकार को ये लगता है कि वो गलत था और ये सरकार उस गलती को वापस कर पाने में समर्थ है, तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे,
वहां पर कश्मीरी हिंदुओं को फिर से स्थापित कराए, जो प्रॉपर्टीज उनकी छीनी थी वो वहां पर उनको वापस दिलवाए। तो ये सच्चा मरहम होगा उनके दुखों पर। खाली उनके दुखों को कुरेद देना, उनको 30 साल पुरानी बातें याद दिला देना, जो लोग भूल करके अपनी जिंदगी में रम गए थे उनको वापस से 30 साल पुराना दर्द दे देना, ये कहाँ से सामाजिक बात हो? न सामाजिक है, न कानूनी है, न मानवीय है, सिर्फ राजनीति है। राजनीति इसलिए है जब उनकी भावनाएं भड़केंगी, जागेंगी तो मुसलमानों के प्रति एक नफरत पैदा हो। बिल्कुल वो नहीं चाहिए। अगर मुसलमानों ने गलत किया, बिल्कुल मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रत्नेश जी, देखिए दिलीप यशवर्धन जो बात कह रहे हैं वो आप समझे होंगे पूरी तरीके से। दरअसल जिस बात को बीजेपी कह देती है उस बात को आप कहने से क्यों घबराते हैं? और कहिए कि अगर कुछ हुआ है गलत तो निश्चित रूप से उसको सुधारा जाए, उसका समाधान किया जाए। आप इतने सारे प्रश्न खड़े कर देते हैं तो कटघरे में आके खड़े हो जाते हैं लोगों के। इस देश में जानते क्या है, तथ्यों को जनता तक सही तरीके से पहुंचाया ही नहीं गया। अब आप मुझे समय दीजिएगा और भाजपा के प्रवक्ता को जोड़ लीजिएगा, उनको भी ये पता होना चाहिए क्या हुआ था उस दिन। ये लोग जो कांग्रेस पार्टी को कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, उनसे पूछिए कि पहले बीपी सिंह किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे। अरे भाई, प्रधानमंत्री के चुनाव में तो कांग्रेस हार गई थी। और क्या भारत की संसदीय प्रणाली में कोई हारी हुई पार्टी की सरकार बनाती है? बीपी सिंह राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के प्रधानमंत्री थे जिसमें कांग्रेस पार्टी नहीं थी, और उस राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन प्राप्त था वाम दलों का और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का। अब जो पार्टी सत्ता में ही नहीं है उस पार्टी को आप दोष कैसे दे सकते हैं? आपको बीपी सिंह की सरकार को इनका समर्थन प्राप्त था, तो आप 1989 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। उसके पहले 48 साल का शासन था कांग्रेस पार्टी का, सब कुछ अच्छा चला। जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि नहीं, अब राजीव गांधी जी इनके हर एक सांप्रदायिक मुद्दे को समाप्त कर दे रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का ताला खुलवाने का मुद्दा रहा हो, चाहे वो राम मंदिर की पर पूजा करवाने का मुद्दा रहा हो। इन्होंने पहले ताला खुलवाने की मांग की, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवा दिया। इन्होंने पूजा शुरू करवाने की मांग की, राजीव गांधी जी ने पूजा शुरू करवा दी। फिर इन्होंने कहा नहीं, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राजीव गांधी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अयोध्या की जमीन पर जाकर ये कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे और राम राज्य की स्थापना करेंगे। उसके बाद इनकी हत्या हो जाती है। तो जो पार्टी सरकार में थी ही नहीं, उस पार्टी को आप किसी घटना के लिए दोषी कैसे करार दे सकते हैं? अगर जिस तरह से अगर कांग्रेस सत्ता में न रहते हुए कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार है, तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी भी 2000 जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री किस पार्टी का था जी? अरे जम्मू कश्मीर नहीं, राज्यपाल शासन था। राज्यपाल किसका था उस समय? राज्यपाल किसका था? अरे भाई, किसका बनाया हुआ था राज्यपाल? उसका राज्यपाल कैसे हो सकता है? कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता क्या? मैं आपको स्पेशल बताऊं। आप यूट्यूब आपने गूगल पे पढ़ के आप बैठ गए तो गूगल का पूरा पढ़ के बोलते तो सही कम से कम। अरे भटनागर भी आप गूगल कर लीजिए ना। अरे मैंने गूगल छोड़िए, मुझे पार्टी के प्रधानमंत्री थे, आप गूगल छोड़िए। गवर्नर कौन थे पता नहीं आपको? कौन थे गवर्नर जो इंदिरा गांधी की सत्ता में मंत्री रहे? राजीव गांधी किसमें कैबिनेट में रहे? अरे सुन लीजिए, अरे रत्नेश जी सुन लीजिए, आपने बोला हमने सुना, आप सुन लीजिए क्या कह रहे हो। 84 में जिनकी हत्या हो गई, आप उनको 89 के किसी कांड के लिए कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जिस व्यक्ति का कोई प्रेजेंस ही नहीं है संसार में। आप बताइए ना, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में कांग्रेस पार्टी ही नहीं थी तो फिर कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो गई? अरे थोड़ा सा तो बुद्धि लगाइए भाई। चलिए अब सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए उनका, जवाब ले लीजिए। चलिए जवाब ले लीजिए उनका। प्रदीप भटनागर जी।
हाँ जी जी। देखिए प्रचार तंत्र में मैं सवाल ये भी है कि प्रचार तंत्र में राष्ट्रवाद और उसके बाद संवेदनाएं, क्या लगता नहीं है कि ये जो कहीं ना कहीं एक दिशा ऐसी है कि जहाँ पे जरूरतों की बात भी होनी चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है और आपने बिल्कुल दिल सुनने वाली बात कही है कि हमारे लगता है हमारे दिल मत है, हमारी संवेदनाएं मर गई हैं और हम आज भी बैठ के जो घटना हुई है देश के अंदर जम्मू कश्मीर को लेके आज वो पर्दे पे दिखाई गई है, तो हमें एक प्रकार और बैठ के थोड़ा चिंतन बना और कहना भी चाहिए नहीं ये गलत था, और जगह जो दर्शाया गया पिक्चर में अगर 10% भी सही दिखाया है तो कहना चाहिए नहीं ये गलत था। सरकार और सत्ता तो ठीक है आती रहती है, अभी बड़े आसानी से घर से की ताला खुलवाया राजीव जी ने, तो थोड़ा संज्ञान में दे दूं कि राजीव जी चुनाव हारे थे, राजनीति के चक्कर में ताला खुलवाया। और नरसिम्हा राव जी ने जो पूजा की जो कर दी ना शुरुआत, जो पूजा करने के लिए जो उन्होंने क्या नाम परमिशन दी, वो भी इसीलिए दी क्योंकि उन्हें भी चुनाव लड़ना था और वो चीज को समझते थे। मगर आप मतलब सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में। अरे सुन लीजिए रत्नेश जी, सुन लिया कीजिए, थोड़ा बहुत सुन लिया कीजिए। अगर ये पिक्चर आई है कश्मीर फाइल और कुछ चीज दिखाई गई है तो उससे संवेदनशील, हाँ बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला वहाँ के बड़े नेता थे और कांग्रेस के बिल्कुल नेता थे और जो हुआ वो घटना दूसरी बहुत गलत थी और वो अशोभनीय है। जो दर्द जम्मू कश्मीर के वासियों ने हिंदुओं ने झेला वो ठीक थी नहीं। देखिए प्रदीप जी ये जो दिलीप यशवर्धन कह रहे थे भाई राजनीतिक बात हो रही है सब ठीक है और उनके दर्द की कोई बात नहीं है, दर्द अपनी जगह कायम है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि अब उनका पुनर्वास रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, रिफॉर्म की बात होनी चाहिए, वो कहाँ पे है? बिल्कुल मैं थोड़ा सा अभी मैं कुछ आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा था, मेरे दिमाग से निकल गई, बताऊंगा आपको मैं। देखिए पुनर्वास के लिए जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कार्य चालू हो चुका है और मैंने संज्ञान में डाल दूं जम्मू के अंदर जो विस्थापित जो जहाँ ब्राह्मण चले गए थे उनको विस्थापित वहाँ करने के लिए वहाँ फ्लैट बनाए गए और वापसी के लिए उनके रास्ते खोले गए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनकी जमीनें वहाँ के लोगों ने कब्जा ली थी, जो घर कब्जा ले थे, उनको वापसी दिलाने का काम किया जा रहा है। मगर आपको मैं एक चीज थोड़ा सा बता दूं कि आप जम्मू कश्मीर के जो धारा 370 खत्म करी गई है वो राहुल जी क्यों वापस कराना चाहते हैं, ये आपको मंशा ठीक बतानी पड़ेगी क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में लोकसभा चुनाव में लिखा कि हम धारा 370 35A वापस लाएंगे। क्यों ये चीजें आपको करनी पड़ेगी? क्यों कहीं आप मतलब आप कश्मीर के लिए या हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस घातक है या सोच घातक है, इस चीज को बताना पड़ेगा। भारत का अगर अंग है जम्मू। मैं आ रहा हूँ रत्नेश जी, आपके पास आ रहा हूँ, पहले मैं दिलीप यशवर्धन के पास जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, लग रहा है कि खतरा बहुत बढ़ चुका है इस समय और इस खतरे से कैसे निपटा जाए? भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं उनकी बातों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूँ। मैंने कहा ना कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उनके पास पूरी संवेदनाएं, उस समय जिसकी भी सरकार थी या जिसकी भी नाकामी थी इस घटना को अंजाम हो जाने देने की, वो सरकार पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। जिन परिवारों के साथ ये घटनाएं हुई वो परिवार के साथ सिंपैथी है, होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इतिहास दिखा देने से किसी के जख्मों पे मरहम लगता नहीं, बल्कि जख्मों को और जख्म और बढ़ जाते हैं। जख्मों के मरहम लगाने का एक ही तरीका है कि सरकार कानून का इस्तेमाल करे और वहां पर वो स्थिति वापस ला दे जो 30 साल पहले इस नरसंहार से पहले थी। वो कर पाना सिर्फ सरकार के हाथ में है। आपने लोगों की संवेदनाओं को उठाया, दिखाया, पर्दे पे दिखाया, जन जागरण फैला दिया, लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि क्या इस जन जागरण से वो स्थिति वापस आ जाएगी जो कश्मीरी पंडितों की थी? वो नहीं आएगी ना, वो सरकार करेगी। सरकार अपना काम करे। इतिहास के मद्देनजर पिक्चरें बनती हैं, बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं इतिहास को लेकर के, लेकिन इतना प्रोपेगेंडा तो नहीं हुआ कभी भी। बहुत सारी, अभी मैंने एक ताशकंद फाइल्स का जिक्र किया और इसी सब्जेक्ट पे शिकारा पिक्चर एक बनी थी, जिस पर कश्मीर फाइल्स बनी है, इसी सब्जेक्ट पर एक शिकारा फिल्म भी बन चुकी है, उसका तो इतना प्रोपेगेंडा नहीं हुआ। तो ये क्यों इस बात को इतना उछाला जा रहा है कि सोशल मीडिया पे भरमार पड़ी कि जाइए देख के आइए, और तमाम इंटरव्यू चल रहे हैं और जो लोग उस
घटना से जुड़े हुए थे, उनको ढूंढ ढूंढ के उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसको फिर पब्लिक में दिखाया जा रहा है, पब्लिक के सेंटिमेंट्स भड़काए जा रहे हैं। आज अगर पब्लिक उस बात से जागरूक हो भी जाएगी तो बदलाव क्या आएगा, ये मेरा सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से। और जो गलत हुआ था उसको मैं गलत कहता हूं, उसको कोई कांग्रेस पार्टी को भी उसको सही नहीं कहना चाहिए। उस समय किसके हाथ में पावर थी, जिसके हाथ में भी पावर थी, किसका गृह मंत्री था, किसका प्रधानमंत्री था, सरकार थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, जो भी सरकार में बैठा था वहां पर। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ सकते हैं, या फिर जो पाकिस्तान जाके आतंकवादियों के साथ चाय और कॉफी पीता है बैठ के, और हिंदुस्तान के अंदर आके आदरणीय मनमोहन सिंह जी के साथ खड़े होकर सेल्फी और चाय पीता है, क्या ये जवाब दे देंगे? ये वही यासीन मलिक है जिसने अरे पाकिस्तान तो नरेंद्र मोदी जी भी गए थे भाई, वो तो इंटरनेशनल रिलेशंस है। सद्भावना मेल जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही चलाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए मैं रोकना चाहूंगा, अभी समय है ब्रेक का, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पास देखिए रत्नेश मिश्रा जी, जो बीजेपी बड़े गर्व से कह देती है उसको आप कहने से क्यों बचते हैं? आप भी कहिए कि गलत हुआ है, आप भी कहिए सही होना चाहिए, और आप भी ये कहिए कि वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके रिफॉर्म की बात हो सही तरीके से। देखिए त्रिशूल जी, अभी आप ही के साथ योगेश पांडे जी ने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया कांग्रेस के टाइम पे। हमने उनके पुनर्वास के लिए जो काम किया वो उन्होंने स्वयं बताया। दूसरा मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपका ये जो चैनल है क्या झूठ को प्रमोट करता है? देखिए अब ये बेवजह का प्रश्न आपने पूछ लिया। अगर झूठ को प्रमोट करते, मैं पूछूंगा हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं करते। नहीं करते था? तो बीजेपी के प्रवक्ता ने यहाँ 3 झूठ बोले और उन तीनों झूठों को मैं खारिज कर रहा हूँ। बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है? पहला झूठ इन्होंने बोला कि उस समय पर जो वहाँ पर राज्यपाल थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, जबकि योगेश जी ने क्लियरली कहा कि उनका संघ से जुड़ाव था, जो तत्कालीन राज्यपाल थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 370 समाप्त कर दिया गया जम्मू कश्मीर से। ये सबसे बड़ा झूठ है जो भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती है। अब मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको बोल दूंगा, मैं थोड़ा आपको लीगल लैंग्वेज में ले चलूंगा। 2 चीजें होती हैं, डिलिमिटेशन और रिवोकेशन, ठीक है? अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये समझना चाहिए कि डिलिमिटेशन और रिवोकेशन में अंतर होता है। रिवोकेशन क्या होता है? रिवोकेशन उस आर्टिकल के संविधान के उस भाग को पूर्णतया समाप्त कर देता है, और डिलिमिटेशन जो होता है वो पार्टिकुलर संविधान के किसी आर्टिकल के कुछ भागों को क्या कर सकता है? निष्प्रयोजित कर देता है, इनएक्टिव मोड में डाल देता, एक्टिव मोड में नहीं रखता। तो आर्टिकल 370 का जो हुआ है वो डिलिमिटेशन हुआ है, रिवोकेशन नहीं हुआ। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 370 के 3 क्लॉजेस 3701, 3702 और 3706, जिसमें 307 क्लॉज 1 अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। आर्टिकल 3702 को हटाया गया और उनके प्रभाव को खत्म कर दिया गया, और आर्टिकल 3703 को इनएक्टिव कर दिया गया। ये राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में डाला कि 370 को वापस लाएंगे। सबसे बड़ा झूठ। आप उठा के देख लीजिए, सदन में खड़े होके बोला है, स्पष्ट बोला है, मीडिया के आगे बोला है। अरे सुन तो लीजिए, फिर वही चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं नहीं चिल्लाने, जो आप संघ का कह रहे हो, जो गवर्नर थे तो बता देता हूँ, इंदिरा गांधी कार्यकाल में कैबिनेट में थे वो, और राजीव जी कैबिनेट में भी थे वो। अरे सुन तो लीजिए, आप तो कहते हो कि मैंने नहीं टोका ना,
मैं तो मैं आप संविदा रखते हैं, आप मैं तो एक त्रिशूल जी ने एक बात कही, शांत कराइए। त्रिशूल जी ने एक बात, नहीं ऐसे कैसे, देखिए आप जो बात कह रहे हैं तो जवाब तो मुझे लेना होगा ना। आप तो मुझसे भी प्रश्न पूछ उठे, और देखिए ये कांग्रेस को भी मंथन चिंतन का दौर है, बोलना होगा, जो लोग चाहते हैं वो बोलना होगा। रत्नेश मिश्रा जी, देखिए लोग चाहते हैं वो बोलना होगा, लोग जो महसूस करते हैं उसको आपको संवेदनाएं प्रकट करनी होगी। ये हठधर्मिता नहीं चलने वाली है, आपको बदलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप समर्थन कीजिए नहीं कीजिए, कोई बात कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ लोगों की संवेदनाएं वहां तो आपको कहना होगा भाई। अरे त्रिशूल जी मेरी बात तो कंप्लीट होने देंगे आप। हाँ लेकिन जल्दी कीजिए आप बात कंप्लीट, लंबे अगर कंप्लीट होने दीजिए ना। ये त्रिशूल जी कुछ नहीं कर रहे, ये क्रीम पाउडर लगा रहे हैं त्रिशूल जी। हाँ, ये क्रीम पाउडर लगा रहे हैं। आपने एक जरा सा सवाल पूछा इसे, क्या जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई, क्या आप उसे सही मानते? इन्होंने एक बार नहीं बोला, अरे एक बार नहीं, वो तो ठीक है, मगर आप चलिए प्रदीप भटनागर जी इनने मुझसे सवाल पूछा, मैं भी पूछ लेता हूँ। रत्नेश मिश्रा जी सुनिए, आप सुनिए, अरे आप सुनिए आप सुनिए, पहले सुनिए। देखिए ये हठधर्मिता आप मत चलाइए। आप बात मेरी रखने नहीं देंगे, उसके बाद में बीच में इंटरप्शन करवा देंगे। चलिए आप जल्दी से खत्म कर लीजिए, 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ आपको। देश के गृह मंत्री ने लोकसभा में जब उनसे ये पूछा गया कि कश्मीर में चुनाव कब होंगे और धारा 370 पर केंद्र सरकार का क्या रुख है, तो सदन में बोला है कि चुनाव करवाने के उपरांत यदि कश्मीर में स्थितियां सामान्य होती है तो 370 को दोबारा चलाया जाएगा, दोबारा से लागू किया जाएगा। चलिए मैं अब एक सवाल आपसे पूछ लूं, आपका हो गया हो तो आपके राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ये कह रहे हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप की जो लड़ाई थी वो व्यापारिक लड़ाई थी। महाराणा प्रताप को किनारे करिए। अब आप ये किनारे करने पे आ जाते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप से बात कर रहे हैं। नहीं, आप ऐतिहासिक रूप से जब ऐसी गलतियां करते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना। आप कश्मीर से जब आप ना गाना चला रहे महाराणा प्रताप अकबर फलाना ठिकाना। अब बताइए अकबर महाराणा प्रताप फलाना ठिकाना हो गए आपके लिए? अरे आप गाना क्यों गा रहे हैं? ये बदतमीज लोग हैं, इनके लिए प्रति ग्रेट है और महाराणा प्रताप कुछ नहीं है, पृथ्वीराज चौहान कुछ नहीं है। चलिए मैं जवाब लूंगा आपसे, जवाब अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। प्रदीप भटनागर जी, देखिए सवाल पूछने का और सवाल सुनने का दोनों का अपना सलीका होता है, और मैं रत्नेश मिश्रा जी से ये पूछ रहा हूँ कि महाराणा प्रताप पर इतना बड़ा बयान दे दिया कि व्यापारिक लड़ाई थी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो राष्ट्रीय संवेदनाएं हैं ना वो इन भावनाओं से उजागर हो जाती हैं, इन बयानों से, और ये आपको बहुत एक चिंतन की आवश्यकता है रत्नेश मिश्रा जी। ठीक है, अरे सुनिए त्रिशूल जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं भगवा पहन के टीवी की देख के आपके सामने बैठा हूँ। मेरी पार्टी ने तो मेरे ऊपर प्रश्न नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मेरी राजनीतिक पहचान है कांग्रेस पार्टी, भगवा मेरी सांस्कृतिक पहचान है। मेरे लिए महाराणा प्रताप राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पॉलिटिकल टूल नहीं है, वो मेरे लिए मेरे कल्चरल टूल है, वो मेरे लिए मेरे धार्मिक टूल है। मैं अपने धार्मिक प्रतीकों को राजनीति से अलग रखता हूँ। यही तो बात है ना, आस्था और विश्वास और समर्पण को टूल कह रहे हैं आप। ये देखिए टूल कुछ नहीं होता है, आप चीज़ों को समझिए। कांग्रेस को एक बड़ा, कांग्रेस के लिए बड़ा परिवर्तन करना आवश्यक है। 4 राज्यों के बाद तो आपको समझना होगा भाई। मेरी बात सुनिए त्रिशूल जी, टूल शब्द का प्रयोग जो होता है ना, वो भी आप लोग उसके नैरेटिव को, आप उसे नैरो पे में सोच रहे हैं। मेरे लिए टूल का मतलब है कि वो मेरे सांस्कृतिक प्रतीक है, टूल की एक प्रतीक भी होती है। चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, आऊँगा। चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। योगेश पांडे, देखिए एक कमरे में बहुत सारे लोग एकत्रित हैं और वहाँ चोरी हो गई है।
और वहाँ एक आदमी विचार प्रकट करे कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ है, और एक आदमी के साथ मैंने नहीं किया ये, अब उसे क्या समझे बताइए आप। कांग्रेस यही सब कर रही है कि मैंने नहीं किया है। चोरी हो गई है और दूसरा ये कह रहा है कि नहीं चोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उन चोरों को पकड़ने में मदद नहीं कर रहा है, उन चोरों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है तब तक जब तक उसको ये नहीं लग रहा है कि कहीं उसको फायदा होने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी चोर में सम्मिलित है। ठीक है, वो परोक्ष रूप से है। देखिए दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हुए, बस स्थितियां अलग हो गई हैं दोनों की। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत साफ सुथरी रही है या बहुत मुद्दे उठाती रही है, कश्मीरी पंडितों की आवाज को उठाती रही है, ऐसा नहीं है। आप बताइए ना, अगर ऐसा हुआ हो, वीपी सिंह की तो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे रखा था तब, और जिस तरीके से अभी जगमोहन जी का हमने जिक्र किया, उन्होंने समर्थन तो महबूबा मुफ्ती को भी दे रखा था। हाँ, वही उसके लिए भी 50 बातें हैं इनके पास। तभी वही सारे मैं जिक्र कर रहा हूँ। और उसके बाद जिस तरीके से जगमोहन जी वहां पर शपथ लेते हैं और 19 जनवरी 1990 को ये इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि किस तरीके से लोग वहां पर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। उसके पहले जिस तरीके से हम टीकालाल का जिक्र किए, उनकी हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या हो जाती है, मतलब उनकी कहानी जो पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बच्ची को किस तरीके से रोते देख करके उन्होंने उसको प्रोत्साहन करने के लिए उसकी माँ सामने खड़ी तो बताती है कि वो पैसे के लिए लालायित हो रही है और उसके स्कूल में कुछ फंक्शन है, उस बच्ची को वो पैसे देते हैं 5 रुपए और उस सर पे सहलाते हुए, और उसी दरमियान उनकी गोलियों से उनकी भून करके हत्या कर दी जाती है। कितनी निर्मम हत्या, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता माने जाते थे। और उसके बाद 1.5 महीने बाद, लगभग 1.25 महीने बाद 4 नवंबर और 1989 को एक फिर हत्या कर दी जाती है, और वो हत्या की जाती है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की, जिनका नाम था नीलकंठ गंजू, उनकी हत्या कर दी जाती है। सोचिए उन्होंने दरअसल क्या किया कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो संस्थापक था उसको मौत की सजा सुनाई थी एक मामले में, उसको लेकर के उनकी हत्या कर दी जाती है। लगातार देखिए सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। अगर और बहुत पीछे जाते हैं तो अगर आप याद करिए जब रूस ने अफगानिस्तान में किस तरीके से हमला किया और अफगानिस्तान को लेकर के जब अमेरिका फ्रंट पर आया, रूस को खदेड़ने की कोशिश किया रूस से, और उसके बाद अफगानिस्तान में किस तरीके से वहां जो लुच्चे लफंगे शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे जो वहां पर आवारा थे, उन लोगों को किस तरीके से आतंकवादी संगठनों में भेजने का काम किया जाने लगा, उनको किस तरीके से ट्रेनिंग देने जाने लगी। और उनकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही थी? कश्मीर में ही तो हो रही थी। कश्मीर में जब उनकी ट्रेनिंग देने जाने लगी जो पाकिस्तान का अधिग्रहित क्षेत्र था वहां पर, और उसके बाद यहीं से ये पूरा जब ये जो अगर ये कहें पाकिस्तानी संगठन या अन्य जो आतंकवादी गतिविधियां हुई, यहीं तो शुरुआत और होने लगी। कश्मीरी पंडितों को लेकर के या कश्मीरी हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार होने लगा, ये सारी घटनाएं हैं। योगेश मैं पूछ लेता हूँ, देखिए प्रदीप भटनागर जी, पूरे देश को मलाल है इस बात का कि वो मिसाइल गलती से क्यों चली, सही से क्यों न चली? देखिए अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, नहीं देखिए मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए पहले आप। पूरे 130 करोड़ लोगों को मलाल है कि मिसाइल सही क्यों नहीं चलाई, गलत क्यों चलाई? देखिए पहले रक्षा मंत्री जी कह चुके हैं, उनके कहे हुए को मैं गलत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सदन में खड़े होते तो पूरा देश कि वो और उसकी दिशा से अगर मंशा कुछ और होती तो स्पष्ट हो जाता। कई चीजों में ऐसा नहीं है। आप में हिम्मत, मैं तो कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ, अगर हम में हिम्मत थी, गलती भी चली तो सही। आज कुछ है तो आज कहीं खड़े तो हैं। मैं तो कहता हूँ भारत में पूरा देश ही खड़ा है। बिल्कुल, देखिए सही से चलाएंगे तो भी देश खड़ा है। समय आएगा वो भी चलेंगे। देखिए हमें लोग ये कह रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई गलत क्यों चलाई, सही क्यों नहीं चलाई, भर के क्यों नहीं चलाई, खाली क्यों चलाई? जसूल जी ये सीख लेनी चाहिए रूस से कि व्लादिमीर पुतिन जी के पीछे पूरा रूस खड़ा है एक साथ। तो सर देखिए यहाँ भी खड़ा है, पूरा भारत खड़ा है। कोई निर्णय अगर लेंगे तो पूरा देश खड़ा है सर। अरे साहब हमने तो हिम्मत तो करी, ये कौन सा बचा है बड़ी बदतमीजी से, कौन है? चलिए ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, रत्नेश मिश्रा, योगेश पांडे, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट जोड़ने के लिए। बहुत घुमाया जा रहा है, फिराया जा रहा है और चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। दरअसल ये राजनीति है ही ऐसी चीज़ कि पहले उसका आकलन करना होता है कि जनता में भावना क्या है हर एक मुद्दे का, फिर उस मुद्दे को सुलझाया जाता है। और राजनीति
प्रचार तंत्र जैसे जैसे हावी होता जा रहा है देश में, राजनीतिक दलों में, ये समस्याएं और बढ़ेंगी कि पहले चीज़ों को समझाया जाएगा, ऐसा मुद्दा था, फिर उसको सुलझाने के नाम पर लोगों का आकलन किया जाएगा, फिर कहीं जाके उस मुद्दे को सुलझाने की बात होगी, वो एक लंबे दौर के बाद, और यही सब चलता रहेगा और इसी का नाम राजनीति है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।